हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का 6th चैप्टर, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब तक का जो है राजनीति शास्त्र का ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वैसी संगठन जो कि विश्व लेवल पर होता है। जैसे आप लोगों ने हमेशा इसके बारे में सुना होगा यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। फिर हम लोग इसके बारे में, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंगों के नाम के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा के बारे में सुना होगा आप लोग, न्याय परिषद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुरक्षा परिषद के बारे में 100% आप लोगों ने सुना होगा, और ये आपके लिए वीवीआई भी है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में जो पहला बुक है आपका, उसका ये 6ठा चैप्टर है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, और जो जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे उसको लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और जो मैं आपको बोलूंगा उसको स्क्रीनशॉट लेना है। और 100% इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपके आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर से किसी से भी चैटिंग वगैरह आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, 6ठा चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होता क्या है। देखिए, वो ऐसी संस्था जिसके सदस्य, कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति विश्व स्तर पर हो, इसका काम विश्व में शांति बहाल करना, समस्या का समाधान करना आदि है। जैसे आप लोगों ने हाल ही में कोरोना को देखा था, और कोरोना का वैक्सीन का जो टीका है वो लगभग दुनिया के सारे देश जो है वो मिलकर के इसका काम कर रहा था। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम ही होता है कि ये विश्व लेवल पर किसी देश के, मतलब मान लेते कोई देश में महामारी आ गया, अब वो देश जो है वो खुद उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, तो क्या करेगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो हेल्प करेगा। तो इसका बेसिकली काम होता है, अगर कोई दो देश के बीच युद्ध हो जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम होगा कि उनके बीच शांति बहाल करे। ठीक है, और कोई महामारी अगर आ जाएगा तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम होगा कि वो महामारी को दूर करे। तो ये किसका काम होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, तो आपको सिंपली आंसर लिखना है, वैसी संस्था जिसके सदस्य, कार्य क्षेत्र और उपस्थिति विश्व स्तर पर हो, इसका काम जो है विश्व में शांति बहाल करना है, समस्या का समाधान करना आदि है। इसके संस्थान कौन कौन से हैं, तो आप लोग जरूर सुने होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम। उनके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में भी सुना होगा। यूनेस्को, इसके बारे में भी सुना होगा। हम लोग आगे इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक प्रकार का, आप कह सकते हैं कि इनका एक संघ है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जरूरत आखिर हम लोगों को पड़ा क्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठन की जो जरूरत है वो हम लोगों को आवश्यकता क्यों हुई उनकी। देखिए, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने कहा, अब महामारी हो गया, अब हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते फिर भी हार गए। ठीक है, जैसे कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि दो देशों के बीच अगर लड़ाई हो गई, युद्ध हो गई, जैसे कि कश्मीर की समस्या हमेशा हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के बीच, हम लोगों के बीच और पाकिस्तान के बीच होते रहता है। तो इसका जो समाधान है वो हम लोगों के पास नहीं होगा, तो फिर हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय संगठन के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे दो देशों के बीच लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, या कश्मीर की समस्या जैसे कोई स्थिति आ जाए, तो ऐसी समस्या का जो समाधान है कोई एक देश नहीं कर पाता है, इसीलिए इसका समाधान विश्व स्तर पर होता है, और यही काम अंतरराष्ट्रीय संगठन करती है। तो इसीलिए हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में सहायता करता है, युद्ध के मामले में भी और शांति के मामले में भी जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन सहायता करता है। कभी कभी बीमारी या महामारी से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इलाज एक देश के पास संभव नहीं है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी ताप वृद्धि, हम लोग अभी भी जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अभी भी बढ़ रहा है। इस तरह की समस्या के साथ सभी राष्ट्र, पूरे दुनिया को मिलकर के लड़ना पड़ता है, और यही मिलाने का काम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। ठीक है, अगर हम लोग नहीं मिलेंगे, मान लेते हैं अमेरिका जो है फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोलते गया, और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बोलेंगे नहीं हम लोग मत खोलो यार, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ जाएगा। अब अमेरिका माना ही नहीं, तो इस तरीके से क्या होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। उसको भी, अमेरिका को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, हम लोगों को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो मिलजुल करके ही काम होगा। तो ये काम हम लोगों को मिलाने का काम कौन करेगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, यानी कि प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया,
आग लग गया पूरे जंगल में और कुछ हो गया, तो इस तरह का प्रॉब्लम से हम लोगों को कौन निजात दिलाएगा? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उनका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, कोई किसी देश की हालत जो है वो बद से बदतर हो गई, तो इसमें मदद कौन करेगा? आर्थिक विकास में मदद कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये सारे कामों में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का डेफिनेशन पूछे तो आपको ये लाइन को पूरा लिख देना है, एकदम छाप देना है इसको पूरे को, ठीक है? एकदम हूबहू सेम टू सेम यही छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको पूछे इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको बस लिख देना है कि ऐसी समाधान, ऐसे बहुत सारे युद्ध है जो दो देशों के बीच होगा, वहां पर शांति बहाल करना है, बहुत महामारी बीमारी हो जाता है जो कि एक देश नहीं लड़ पाता अकेले, तो वहां पर मदद होता है। बाढ़ सुखाड़ कुछ आ गया जिससे एक देश अकेले नहीं लड़ पाएगा, तो वहां पर उनका मदद हो गया। तो इस तरीके से जो है इसको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, एक प्रकार का शांति बहाल करने के लिए, मदद करने के लिए सभी देशों का, पूरे दुनिया का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे इसी बात पर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है? और शेयर कर देना है अपने सारे दोस्तों को ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए। चलिए अब देखिए, दो व्यक्ति है, एक का नाम है डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार, यानी कि ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ये दूसरे महासचिव थे। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव आपको ये याद रखना है, अगर आपको पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन है, तो आपको देना है डेंग हेमरसोल्ड। क्या नाम है? डेंग हेमरसोल्ड। इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए है। देखिए बहुत ही गहरा पॉइंट है, समझिए, लाइन बहुत गहरा है। यहाँ पर जैसे इसका जो गठन किया गया है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जो है स्वर्ग पहुंचा देगा, आपको जन्नत पहुंचा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नरक से बचाने के लिए, चाहे आप स्वर्ग जाए या ना जाए, लेकिन नरक से आप जरूर बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मतलब ये कि मान लेते हैं हम आपको बचाते हैं, तो ऐसा नहीं कि $100 आपको देंगे इसलिए बचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको इसीलिए बचा रहा है ताकि आप $100 देने से बच जाए दूसरे को, समझ रहे हैं? मान लेते हैं आप कहीं डूबते थे, अगर आप कहीं डूबते थे तो हम आपको बचा लिए, तो हम क्यों बचाए? क्योंकि आप डूब रहे थे। अब ऐसा नहीं कि हम आपको इसलिए बचाए ताकि हम आपको उठा करके पता नहीं पूरे दुनिया में कहीं और लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ है, तो वो ये कौन कहता है? तो डेंग हेमरसोल्ड कहता है कि इसका जो गठन हुआ तो ऐसा नहीं है कि लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको नरक से बचाने के लिए। और वहीं चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ी जाए। मतलब अगर कोई युद्ध वगैरह करता है तो वो युद्ध से बढ़िया है कि जवान बातचीत हो जाए, बातचीत से अगर कोई चीज का समाधान निकल जाता है तो हम लोग युद्ध क्यों करेंगे, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गया, इसीलिए हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी। यही जो है बातचीत करवाता है और यही सारा चीज हम लोगों को करवाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो है आपका चैप्टर में शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, क्या हुई, एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, क्योंकि आपको सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के जस्ट बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ का स्थापना हुआ। इसका स्थापना होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि फिर से जो सारा देश का कंट्रोल है वो एक संगठन के पास रहे। कहने का मतलब है कि कहीं युद्ध हो, जैसे मैंने कहा ना कि युद्ध होगा तो वहां पर शांति बहाल करे, कोई महामारी आए तो उसको बचाए, है ना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। VBI ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा ही जाता है MCQ में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। शुरुआत में जो है 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए और 2011 तक इसके सदस्य की संख्या 193 हो गई थी। तो ध्यान रखना है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त में 51 देशों ने भाग लिया था, यानी कि जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर टोटल 51 देशों का हुआ था। लेकिन 2011 तक जो है इसके सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया? 193। ध्यान रखिएगा, कितनी? 193। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भारत देश इसका सदस्य बना। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई और जस्ट 6 दिन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत देश जो है इसका सदस्य बनाया। वैसे इसकी स्थापना के समय भारत देश जो है इसका सदस्य था, यानी कि जब इसका स्थापना हो रहा था तो उस वक्त भी भारत जो है इसका सदस्य था। लेकिन इसका सदस्य जो है ऑफिशियली तौर पर, लिखित उचित तौर पर कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा भी जाएगा कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, या फिर यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशन, इसके जो है क्या है? उत्तराधिकारी। ठीक है, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है। इस संघ की महासभा में हर एक देशों को वोट देने का अधिकार है।
अब महासभा क्या होता है इसको भी आगे समझेंगे, लेकिन इस यूएनओ में यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग जितने भी आजाद देश है यानी कि स्वतंत्र देश है, जैसे भारत स्वतंत्र है, पाकिस्तान स्वतंत्र है, तो जितने भी स्वतंत्र देश है वो सभी देश जो है इस संघ में, इस संगठन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ, 51 देश शुरू में था, 2011 तक 193 हो गया, 30 अक्टूबर 1945 को भारत का सदस्य बना, और ये किसके उत्तराधिकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कैसे हुआ। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन होना चाहिए जो विश्व स्तर के युद्ध को रोक सके, है ना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है कोई भी ऐसा चीज नहीं था। जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई हो रहा हो, तो उस वक्त में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसा कोई भी संगठन नहीं था जो कि इस युद्ध को रोक सके। ठीक है, तो ये चीज का एहसास दिला दिया लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों को, कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि दो देशों के बीच की लड़ाई को भी कंट्रोल करे, रोक सके, शांति बहाल कर सके। इतने में लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ, इतने में लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। इसीलिए हम लोग जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं लीग ऑफ नेशन का, क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशन आया था, उनके बाद आया संयुक्त राष्ट्र संघ, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बोलते हैं। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ, लेकिन ये संगठन जो है वो दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशन तो आया और क्या करने के लिए आया कि अगर कहीं पे युद्ध होने वाला हो तो उनको रोक सके, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है वो दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, और फिर दूसरा विश्व युद्ध जो है वो हो गया, और परिणाम यह हुआ कि पहले की तुलना में और ज्यादा लोग मारे गए। बताओ, लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था तो चलो भाई युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ा कम लोग मारा जाता, लेकिन नहीं, और ज्यादा लोग मारा गया, और ज्यादा नुकसान हुआ। और लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई कि जस्ट इनके युद्ध के खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में फिर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का गठन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ मुख्य एजेंसियां के बारे में, जो कि आपको अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी कई शाखाएं और एजेंसियां हैं जिसका काम विभिन्न देशों के बीच युद्ध को रोकना और शांति की स्थापना करना, और आम सभा में वैर विरोध पर चर्चा करना, और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से लड़ना भी है। वह एजेंसियां जो है वो निम्नलिखित है, जैसे इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, WHO। आप लोग जानते होंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कभी ना कभी ये काम देगा ही देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यूनिसेफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि चिल्ड्रेन के लिए है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, UNHCR, ये सभी क्या है, एजेंसियां है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। उसके बाद है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो ये सभी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये क्या है, एजेंसियां है। ठीक है, तो ये एजेंसियां का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, एजेंसियां का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, उनके बाद इसकी विकास कैसे की हुई ये भी थोड़ा ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को। ठीक है, उनके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है इसकी जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उनके बाद आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए, सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ। और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी पढ़ लें। ठीक, चलिए, अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों के नाम, और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये आपको अभी नहीं, यूपीएससी बीपीएससी कोई भी चीज का तैयारी करेंगे तो ये आपको काम देगा ही देगा। तो मेरी बातों को यहां से आपको तो और ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंगों के नाम में पहला नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग यहीं जाते हैं। जो ये ज्यादातर दो देशों के बीच अगर कोई मामला होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे जाता है। जैसे कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये हमेशा कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे। उसके बाद महासभा, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर है, तो हेग में। तो पहला प्रश्न तो आपको यही पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो आपको देना है हेग। हेग कहाँ पर है, तो वो नीदरलैंड में है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है। स्क्रीनशॉट एक एक करके लेते जाइएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। इस न्यायालय में जो है 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। तो 2 प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो हेग में है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज बनता है
ठीक है। जो न्यायाधीश बनता है, जो जज बनता है, वो कितने वर्षों के लिए बनता है, तो वो जो है 9 वर्षों के लिए बनता है, ठीक है। इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है, टोटल कितना 15, और कितने वर्षों के लिए 9 वर्षों के लिए। न्यायाधीश का जो चुनाव होता है उनके लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना बहुत जरूरी है। किसका किसका, एक आम सभा का और एक सुरक्षा परिषद का, इन दोनों में बहुमत मिलना बहुत जरूरी है अगर वो अपने आप को जज बनाना चाहता है तो अगर कोई जज बनना चाहता है तो उनको आम सभा में भी और सुरक्षा परिषद में भी बहुमत मिलेगा, तभी वो वहां पर जज बन पाएगा, न्यायाधीश बन पाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है, 9 वर्षों के लिए होता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है। कहां पर है, हेग में। अब देखते हैं महासभा के बारे में। महासभा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो है टोटल 193 सदस्यों के प्रतिनिधि जो है वो महासभा में बैठते हैं, ठीक है। इनकी बैठक जो है हर वर्ष सितंबर महीने में होती है। तो अगर आपको पूछा जाए महासभा की बैठक कब होती है, हर वर्ष होती है, कौन से महीने में, सितंबर महीने में। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि महासभा के जो भी अध्यक्ष होता है तो उनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का ही होता है। जज का कितना होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जज का 9 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। सभी को एक समान अधिकार है, यानी कि 193 जो सदस्य है महासभा में, तो सभी को समान अधिकार है। अगर भारत वहां पर वोट देगा तो उनको भी 1 वोट गिना जाएगा, तो नेपाल अगर वोट देगा तो उनको भी 1 वोट गिना जाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, और कुछ महत्वपूर्ण जो अगर निर्णय लेगा कोई ऐसा फैसला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो वहां पर 2/3 वोट देना बहुत जरूरी है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर वहां पर 20 सदस्य अवेलेबल है, ठीक है, तो या फिर 18 सदस्य अवेलेबल है, तो इसका 2/3 कहने का मतलब है इनको जो है 2/3 मतलब देना है। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 कहने का मतलब, आप अगर अभी नहीं समझे तो आप यहाँ से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको समझाएं कि 30 आदमी वहां पर बैठा हुआ, ठीक है, तो 30 में से 20 आदमी को हाँ भरना पड़ेगा, 10 आदमी को छोड़ करके, यानी कि 30 में से कम अगर 20 आदमी हाँ बोल दिया तो वो चीज लागू हो जाएगा। तो वही है 2/3, यानी कि कोई भी अगर महत्वपूर्ण फैसला लेगा तो वहां पर 2/3 वोट देना जरूरी है। यानी कि अगर 193 का 2/3 निकालेंगे, 193 गुना 2/3, ठीक है, तो इससे इसको आपको कटाना है, ठीक है। जैसे 3 चौक 18 हो गया, उसके बाद 1 3 13 हो गया, 3 चौक 12 गुना 2 64 दुना हो गया, 7 दुना 120, 4 दुना 8 128, यानी कि 193 सदस्यों में से 128 सदस्य को, 193 में से अगर 128 सदस्य अगर हाँ बोलेगा तो वो चीज जो है वो लागू हो जाएगा। तो यही है 2/3। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर 30 आदमी है तो 30 आदमी में 20 आदमी को हाँ बोलना पड़ेगा, तभी वो चीज लागू होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, महासभा में 193 सदस्य होता है, हर वर्ष बैठक होता है, और कौन से महीने में, सितंबर में। अध्यक्ष जो होता है महासभा का, उनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। सभी को एक समान अधिकार देने का अधिकार होता है, सभी को एक समान अधिकार होता है, ठीक है। वोट देने का सभी को समान अधिकार, और कोई चीज अगर लागू करे, कोई कानून, कोई नियम, तो 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब तीसरा है सचिवालय। क्या है, सचिवालय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह महासचिव के अधीन होता है। ये जो है सचिवालय जो है वो किसके अधीन होता है, महासचिव के अधीन होता है, ठीक है। महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कंफ्यूज किसी में नहीं होना है। सबसे पहले जज का कार्यकाल होता है, न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, महासभा का जो अध्यक्ष होता है उनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। उसी तरीके से जो सचिवालय होता है, सचिवालय का जो महासचिव होता है उनका कार्यकाल होता है सिर्फ 5 वर्ष का, ठीक है। यूएनओ का देखरेख जो है वो कौन करता है, सचिवालय। तो ये ध्यान रखिएगा, यूएनओ का जो देखभाल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो देखभाल है वो सचिवालय ही करती है। प्रत्येक देश का हर काम सचिवालय से ही होता है। प्रत्येक देश का जो भी काम होता है वो सचिवालय से ही होता है, ठीक है। इसको मास्टरमाइंड हम लोग बोल सकते हैं, मास्टरमाइंड। तो आपको सचिवालय को, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये सारा पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, बिल्कुल ऐप पर मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है, तनु क्लासेस, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहां से आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स में जाकर के आपको जो भी कोर्स लेना हो अपने अनुसार आप देख करके पढ़ लीजिएगा, और ये सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सचिवालय के बारे में आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सचिवालय को मास्टरमाइंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, मास्टरमाइंड, ठीक है। इनका जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, अब अगला है सामाजिक और आर्थिक परिषद। देखिए क्या होता है, ये पूरी दुनिया के भेदभाव को दूर करता है। सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है वो पूरी दुनिया के भेदभाव को दूर करता है। किसी देश के पास खाने के लिए है या नहीं है, इसको लेकर के सामाजिक और आर्थिक परिषद पूरी दुनिया की देखरेख करता है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक का काम क्या है, पूरी दुनिया के भेदभाव को दूर करना। किसी के देश का खाने के लिए है या नहीं है, इसको लेकर के उनकी जो भी प्रॉब्लम है, परिषद है पूरी दुनिया का देखरेख करता है। उनका जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, उनको दूर करता है। यह पैसे से संबंधित चीजों को देखता है,
ठीक है, यह पैसों से संबंधित चीजों को देखता है। दुनिया में किसी को पैसे देना है या किसके पास कितना पैसा है, इन सभी चीजों का जो देखरेख है ये परिषद करता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक परिषद दुनिया के भेदभाव को दूर करता है, इसके किसी का खाने के लिए है या नहीं है उसका ध्यान रखता है, पैसे से संबंधित चीजें, किसके पास कितना पैसा है, किसको कितना पैसा देना है लेना है, ये सारा चीज का देख रेख यही करता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लिया है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसी का एक प्रकार का संगठन है, ये पूरी दुनिया के बच्चों को देखरेख करता है, बच्चों का देखरेख करता है। यूनेस्को ये पूरी दुनिया में शिक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यूनेस्को समझ में आ गया, शिक्षा को बढ़ावा देता है। यूनिसेफ पूरी दुनिया के बच्चों को देखरेख करता है। तो ये हो गया आपको सामाजिक और आर्थिक परिषद। अब अगला है न्याय परिषद, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसका मतलब हुआ ट्रस्ट, न्यास परिषद। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रस्ट यानी कि भरोसा। यूएनओ में कुछ देशों का संगठन है जिसे न्यास कहते हैं। यूएनओ में कुछ ऐसे भी देश है, ऐसे भी देश का संगठन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यास। यूएनओ में जितनी भी तरह की खर्च होती है, यानी यूएनओ को चलाने के लिए जो कुल खर्च होता है, उन खर्च का भरपाई जो है ये संगठन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, न्यास परिषद जो है उनका काम क्या है कि जिस तरह के भी खर्च होती है, यानी कि यूएनओ को चलाने के लिए जो भी खर्च होता है, उनका जो भरपाई है वो न्यास परिषद ही करता है। ठीक है, भारत कुल खर्च का सिर्फ 1% ही दे पाता है। कहने का मतलब अगर 100 रुपया खर्च हुआ है तो 100 रुपया में भारत जो है सिर्फ 1 ही रुपया दे पाता है। ठीक है, तो भारत जो है कुल खर्च का 1% पैसे ही दे पाता है। तो ये हो गया आपका न्यास परिषद। अब है सुरक्षा परिषद। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद मैंने कहा ना कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं कि सुरक्षा परिषद जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा। हम लोगों ने 5 के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट आपका सुरक्षा परिषद है। 6 अंग में से लास्ट अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। देखिए, सुरक्षा परिषद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। जैसे सचिवालय को मास्टरमाइंड कहा जाता है, क्योंकि मतलब कि एक तरीके से समझिए जो यूएनओ है उसका जो देखरेख है वो कौन करता है, सचिवालय करता है, इसलिए उसको महासंघ कहा जाता है। वैसे ही सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा करता है। पुलिस हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो सुरक्षा परिषद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। आप सबको पता ही होगा, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 जो है वो अस्थायी सदस्य है और 10 जो है वो अस्थायी है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी बीपीएससी में जाइएगा, ये सभी पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है। तो ध्यान से सुनिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, ये मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी का मतलब परमानेंट, यानी कि हमेशा रहेगा। इनके पास वीटो पावर होती है। जैसे कौन कौन है, तो सबसे पहले तो आप अमेरिका को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, दोनों को। उसके बाद चीन को ले लीजिए। ठीक है, उनके बाद एक आपका इंग्लैंड हो गया, एक फ्रांस हो गया। तो ये सभी जो है क्या है, अस्थायी है, यानी कि इनके पास वीटो पावर है, ये परमानेंट है, हमेशा ये सदस्य रहेगा। और 10 जो है वो अस्थायी है, यानी कि ये जो है टेम्पररी है। ठीक है, ये सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो टोटल 15 सदस्य, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है अस्थायी और अस्थायी सदस्यों में हम लोग अंतर को देखते हैं, क्योंकि पूछता है। अस्थायी सदस्य का मतलब हो गया परमानेंट मेंबर, यानी कि हमेशा रहने वाला मेंबर। जैसे सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य है, मैंने अभी कहा। और कौन कौन है, तो चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। टोटल 5 अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के द्वारा ये हमेशा के लिए चुने गए हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के द्वारा ये जो है हमेशा के लिए चुने गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये जो है हमेशा के लिए चुने गए हैं। ठीक है, यह सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले पर विराम लगा सकता है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा फैसला है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा है, मान लेते हैं कश्मीर जो है वो भारत को मिल गया। ठीक है, वैसे तो अभी भारत के पास ही है, लेकिन कुछ भाग जैसे कि जिसको हम लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, तो वो आज़ाद कश्मीर वो भी भारत का हिस्सा है, लेकिन वो भी पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कश्मीर भारत के पास आ जाता है, और जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये चारों देश मिलकर के कहता है कि नहीं, कश्मीर जो है वो भारत को मिलना चाहिए, लेकिन अकेले चीन खाली कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर चीन का ही बात सुना जाएगा, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। तो इन 5 देशों में चारों देश कोई भी देश चार एक की तरफ हो जाए और एक देश बोल दे कि नहीं, तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 5 देश में 5 देश हाँ करेगा तभी इस चीज को माना जाएगा। तो 5 अस्थायी सदस्य आपको समझ में आ गया। और ये सुरक्षा परिषद किसी फैसले पर विराम लगा सकता है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। ठीक है, अस्थायी सदस्य देशों को वीटो यानी कि निषेधाधिकार का अधिकार है, निषेधाधिकार। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य जितने भी हैं उनको वीटो का अधिकार है, वीटो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है।
इन अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा यह था कि उन्हें वीटो का अधिकार होगा और इसकी सदस्यता अस्थायी होगी। ठीक है, इनके पास एक वीटो का अधिकार भी होगा, साथ में इसका जो सदस्य है, सदस्यता जो है, मेंबरशिप जो है वो अस्थायी होगी, यानी कि हमेशा के लिए होगी। अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी फैसले को रोक सकता है। हमने अभी कहा कि 5 देशों में कोई भी एक देश कोई भी फैसला को रोक सकता है। चारों देश अगर बोलेगा हाँ, लेकिन एक देश बोलेगा नहीं, तो वो एक देश का ही सुना चाहेगा, चाहे वो एक देश कोई भी हो, अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कोई भी अगर रोक दे तो वो रोका हुआ ही माना जाएगा। ठीक है, अस्थायी सदस्यों में कोई भी अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य अस्थायी और अस्थायी सदस्यों ने उसके फैसले को समर्थन दे दिया हो। भले ही अस्थायी और अस्थायी लगभग सभी देशों ने अगर समर्थन दे दिया हो तब भी ये रोक सकता है। ठीक है, मान लो अगर वीटो ना होता तो 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश हैं वो मनमानी करता, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता और उन ताकतवर देशों की रुचि यूएनओ में ना रहता। ठीक है, तो वीटो पावर अगर मान लेते हैं ये नहीं होता तो इसके पीछे क्या होता वो देख लिया आप लोग। सभी लोग 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश है वो मनमानी करने लग जाता और अपने इच्छानुसार क्या करता वो काम करता। ठीक है, और ताकतवर देशों की रुचि जो है वो फिर यूएनओ में नहीं रहता, क्योंकि यूएनओ में क्या है, रूल रेगुलेशन है। अगर आप यूएनओ में जुड़ते हैं तो आपको बात मानना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया अस्थायी सदस्य के बारे में थोड़ा बहुत भी। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आगे आने वाले समय में काम देगा। अब है अस्थायी सदस्य, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मेंबर। देखिए, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में जैसे सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी है, तो उसी तरीके से टेम्पररी यानी कि अस्थायी की सदस्यों की संख्या वो कितना है, 10 है। ठीक है, ये जो है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्ष के बाद फिर से तुरंत जो है इनको नहीं चुन सकते हैं। तो अस्थायी सदस्य में अगर कोई भी देश को चुना जाता है तो सिर्फ 2 वर्ष के लिए। जैसे अस्थायी सदस्य जो होता है वो तो हमेशा के लिए, लेकिन जो अस्थायी है इनको सिर्फ 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी जो सदस्य है उनको कोई भी वीटो अधिकार नहीं होता है। अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरीके से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का जो प्रतिनिधित्व है वो हो सके, यानी कि जितने भी महादेश है सभी का यहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है अगर अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है तब। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। यूएनओ सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, जैसे कि हमने नाम आपको बताया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये क्या है, अस्थायी सदस्य है। तो टोटल 5 अस्थायी सदस्य है। नाम आप लोग को जरूर याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, अगला है दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो भी देश ज्यादा ताकतवर था और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता था वह जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उस वक्त में ताकतवर था 1945 के बाद, है ना, युद्ध जब हुआ पूरे यूरोप का तहस नहस हो गया, तो उनके बाद जो भी उनके ज्यादा ताकतवर था 1945 के बाद और जो भी विजेता रहा द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इन लोगों को अक्सर जो है सदस्य के रूप में चुना गया। वो भी कौन सा सदस्य, अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो वह अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अब अगला है सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड है। यानी कि अगर कोई सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है या फिर अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, दोनों टेम्पररी या परमानेंट, तो उनके लिए कुछ कुछ मानदंड यहाँ पर दिया हुआ, मापदंड दिया हुआ है, जिसको आपको ये करना पड़ेगा तभी आप हो सकते हैं, उनका सदस्यता ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो है बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। ठीक है, इनका अगर सदस्यता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। ठीक है, जो तीसरा है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, दूसरा सैन्य ताकत भी ज्यादा होनी चाहिए। उनके बाद तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी बजट होता है यूएनओ का, तो उसका में योगदान जो है वो ज्यादा हो उस देश का। ठीक है, चौथा है आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, आबादी के लिहाज से जो है बड़ा राष्ट्र हो। ठीक है, उनके बाद ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, वो देश को अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई कि ये ऐसा देश जो लोकतंत्र, मानवाधिकार दोनों का सम्मान करे और वे देश को अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ठीक है, तो इस तरह के देशों को जो है अस्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर महासचिव एक एक करके महासचिव का नाम लेकर के आपको बताएंगे, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या। ठीक है, तो इन करके जो है आपका चैप्टर वो समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज की इस वीडियो में पढ़े हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उनको 102 बार देखेंगे, 100% आपको जो है यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, आप 2 से 3 बार देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो, नहीं लिए हैं तो दोबारा वीडियो देख के स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, तभी आपको मजा आएगा।
और कॉपी में जो नोट करते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो खत्म होने से पहले, और क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, तनु क्लासेस नाम का है, तनु क्लासेस सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये PDF जो है वो प्राप्त कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।